हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ उस मेन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि बच्चे किसी भी देश के विकास की नींव होते हैं। ठीक है, नींव तो आप समझते हैं, है ना। तो इस कारण से यदि किसी देश को अपना भविष्य संवारना हो तो बच्चों को तंदुरुस्त और साक्षर बनाना होगा। बच्चे के विकास की सुरक्षित एवं संरक्षित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी। और जैसा कि आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे ही हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं और 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाते हैं। इसके आगे बाल विकास की परिभाषाएं क्या है, हम लोगों ने कई सारे विद्वानों के नाम पढ़े हैं। यहाँ पर भी बाल विकास को परिभाषित करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया है। तो जेम्स ट्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन होता है। अब किसी भी जाति का यहाँ पे क्या मतलब है ये समझिए। किसी भी जाति मतलब आप कोई भी जीव जंतु ले लीजिए, जो लिविंग थिंग है, उसका जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, वो भ्रूण मतलब गर्भ के समय से या फिर भ्रूण के समय से उस अवस्था से लेके वो प्रौढ़ावस्था तक क्या करते रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, विकास होते रहते हैं। ये किसके अनुसार था? जेम्स ड्रेवर के अनुसार। अगला है हरलॉक के अनुसार कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील कर्म निहित करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं होती है। तो हरलॉक ने भी यही चीज़ कहा है कि जब लोगों में विकास होता है, व्यक्ति में विकास होता है, तो उसमें नई विशेषताएं आती हैं और उसमें योग्यताएं भी स्पष्ट होती है कि वह किस कार्य के लिए योग्य है। बर्क के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग जन्म के पूर्व अवस्था, यानी आप कह सकते हैं गर्भावस्था से लेके परिपक्वता, जब तक वो पूर्ण रूप से ग्रोथ नहीं कर जाता तब तक उसके शरीर में जितने भी विकास के होने वाले क्रियाएं हैं उसे हम क्या करते हैं, इस बाल विकास में अध्ययन करते हैं। अगला हमारा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके नाम से, आप ये वाला इंपॉर्टेंट करके याद कर लेंगे कि क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिससे गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। तो क्रो ने कहा था कि बाल विकास में हम लोग गर्भावस्था के प्रारंभ से, जब गर्भावस्था प्रारंभ होता है उस समय से लेके किशोरावस्था प्रारंभ होने तक उसमें जितने भी विकास होते हैं उसे हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं इस बाल विकास में। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इतने सारे विद्वानों के अनुसार, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाल विकास वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्वता तक, मतलब गर्भावस्था से लेके उसे परिपक्व होने तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है इस बाल विकास में। बाल विकास की परिभाषा समझने के बाद हमारे पास ये दो टॉपिक आते हैं और उनका नाम है विकास और अभिवृद्धि। अगर आप इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट और अभिवृद्धि को ग्रोथ। सामान्यतः लोगों के द्वारा इन दोनों शब्दों को एक जैसा प्रयोग में लाया जाता है, बट अगर आप इनका डीप मीनिंग देखेंगे तो इन दोनों शब्दों की उपयोग में थोड़ा सा भिन्नता आ जाती है। विकास जो है वो डेवलपमेंट से है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों का इंग्लिश मीनिंग याद रख लेते हैं तो आपको इन दोनों शब्दों में कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है। हिंदी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है कि दोनों तो डेवलपमेंट ही दिखा रहा, बट देखिए, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अभिवृद्धि जो ग्रोथ है, इसका तात्पर्य
शरीर के अंगों में होने वाली वृद्धि से है। जो शरीर का अंग, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो आता है अभिवृद्धि में, यानी कि शरीर के अंगों का विकास अभिवृद्धि कहलाता है। जबकि व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विकास, जैसे कि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक परिवर्तन, ये सारे किस में आते हैं? विकास में आते हैं। और कई सारे अंतर है इसमें, जैसे अभिवृद्धि जो है, यानी कि ये इसे आप इसे याद रखेंगे किससे? शारीरिक ग्रोथ से। अभिवृद्धि को आप शारीरिक अंगों के विकास से आप याद रखिए। अब ये जो है शारीरिक अंग, उसका विकास तो जीवन भर नहीं चलता है। एक समय आने के बाद जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, उसके बाद शारीरिक अंगों का विकास रुक जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, उसके बाद यह रुक जाती है। जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है, उम्र भर ये चलते रहती है, आदमी कुछ ना कुछ सीखते रहता है, तो ये चलते रहती है जीवन पर्यंत विकास, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम कह सकते हैं? आप ये जो वृद्धि है इसको आप नाप सकते हैं, कोई यूनिट में नाप सकते हैं, जैसे कि कितना विकास हुआ, इस चीज़ को आप मापा तौला जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं अभिवृद्धि को मापा तौला जा सकता है, ठीक है। मापा और तौला जा सकता है। आप अपना वेट वगैरह तौलाते हैं, नापते हैं कि कितना ग्रोथ हो गया, तो इस तरीके से अभिवृद्धि को हम नाप तौल सकते हैं। जबकि विकास को नापा तौला नहीं जा सकता, केवल इसके विकास को महसूस किया जाता है, ठीक है। विकास जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, जबकि अभिवृद्धि में जब परिवर्तन होता है तो आपको दिखाई देगा। आप एक बच्चे को देखिए जब वो 5 साल का है, और उसको आप 3-4 साल बाद जब देखेंगे तो आप उसके हाइट में वृद्धि देखेंगे, उसके बॉडी में वृद्धि देखेंगे, तो आप कहेंगे कि अभिवृद्धि जो है वो हमें दिखाई देता है, जबकि विकास जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस आपको विकास और अभिवृद्धि में हमने बताया, और इससे आपको विकास और अभिवृद्धि शब्द जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास में गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक मानव में परिवर्तन होते रहते हैं। ये किनका है? कि हरलॉक के अनुसार ये कहते हैं कि विकास जो है वो गर्भ में आने से, जब बच्चा गर्भ में आता है और तब से लेकर मृत्यु तक उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब किस में आता है? विकास में आता है। और ये विकास को उन्होंने 4 तरीके से समझाया है। एक है उसका आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों की लुप्तता और नए चिन्हों का विकास। आइए इन्हें हम समझते हैं। देखिए, आकार में परिवर्तन से तो आप समझ सकते हैं कि उसके शरीर की अंगों की ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, आकार में वृद्धि होना, ये सब उसके आकार में परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब उसकी शारीरिक जो है वो ग्रोथ हो रही है। अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य है बालक में आयु के साथ साथ अनुपात, अर्थात बालक में पहले कल्पनाशील होता है। जो बालक होता है वो शुरुआत में, बचपन के समय में वो कल्पनाशील होता है, ज़्यादा कल्पना करता है, जबकि धीरे धीरे वह वास्तविकता की ओर बढ़ता है, तो इसे हम अनुपात में परिवर्तन कहते हैं। और पुराने चिन्हों की लुप्तता से मतलब है कि जैसे कि उसके दूध के जो दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक समय के बाद गायब हो जाते हैं, तो ये उसका पुराना चिन्ह क्या हो गया? लुप्त हो गया। और नए चिन्हों का विकास से तात्पर्य है कि उसमें अस्थायी दांत आ जाते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगती है, ये सारे उसके नए चिन्हों का विकास है। तो हरलॉक के अनुसार इसे 4 पार्ट में बांटा गया है, ये आपको क्लियर कर दिए। और अगला है मुनरो के अनुसार, उन्होंने कैसे विकास और अभिवृद्धि को डिफाइन किया है। तो मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जाना जाता है। लगभग ये जो डेफिनेशन है वो दोनों का सेम है कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक या फिर भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो आगे हम लोग चलते हैं इसके बाद कि अभिवृद्धि और विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, मतलब भ्रूण अवस्था से वो प्रौढ़, जब तक जवान होता है तब तक सब विकास कहलाता है। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे जब वो बाल्य अवस्था में होता है, फिर वो किशोरावस्था में जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, ठीक है।
मतलब बालक का जो विकास है वो सिर से पैर के तरफ होता है, उल्टा इधर से इधर होता है, सिर से पैर के तरफ। अर्थात बालक की जो परिपक्वता है वो गर्भाधान के बाद, जब बालक गर्भधारण कर लेता है, ठीक है, गर्भ में आ जाता है, उसके बाद सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। इस प्रकार के विकास को मस्तोदमुखी विकास भी कहा जाता है और केंद्र में परिधान विकास भी इसे कहते हैं। विकास की दिशा देखिए, जब बालक जो है वो प्रथम माह का होता है, 1 माह का होता है, तो वो सबसे पहले सिर उठाना शुरू करता है। जब वह 3 माह का हो जाता है तो गतिशील वस्तुओं पर अपना नेत्र का नियंत्रण करता है। छोटे बच्चे के सामने आप उसके खिलौने वगैरह लेके आप इसको ऐसे ऐसे हिला इधर उधर कीजिएगा तो वो उसको गतिशील होने पे उसको देखेगा, एकटक आंखों से देखते रहता है। जब वह 5 माह का हो जाता है तो सहारा देने पे बैठने लगता है। जब आप उसे सहारा दे के बिठाइएगा तो वो बैठ जाएगा। 6 से 7 मंथ में बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है। 7 से 8 माह में सहारे से खड़ा होने लगता है। जब आप उसे सहारा देंगे, उंगली पकड़ाएंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। और 1 साल का बच्चा बिना सहारे के चलना फिरना शुरू कर देता है। 2 साल में वो दौड़ने लगता है, टेढ़ी लकीरें खींचना लगता है। तो 2 साल में वो सीधी लकीर नहीं, टेढ़ी टेढ़ी लकीर खींचेगा, कुछ इस तरीके से, ये याद रखिएगा। और जब वो 3 और 4 साल का हो जाता है तो कूदना दौड़ना शुरू करता है, ट्राई साइकिलिंग चलाता है, मतलब 3 पहिए वाला साइकिल चलाएगा, या फिर जो साइकिल आता है उसके इस तरीके से इस पीछे वाले चक्के में इधर 2-2 चक्का लगा रहेगा ताकि वो गिरे नहीं। तो इस तरीके का चलाना वो शुरू कर देता है। जो विकास, और अगला है विकास कर्म का सिद्धांत। इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है और तब लिखता है। यानी कि पहले वो सुनता है, ठीक है, इसे हम कहेंगे लिसनिंग। फर्स्ट में क्या है, वो पहले लिसन करेगा, अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार से वो जो भाषाएं बोलते हैं उसे सुनेगा। उसके बाद उनको सुन के वो उन्हें दोहराना चाहता है, उनके जैसा बोलना चाहता है। पहले वो तुतला के बोलेगा लेकिन कोशिश करता है बोलेगा। यानी कि पहला स्टेज है सुनना, फिर उसके बाद वो बोलेगा और तब जाके वो पढ़ना शुरू करता है और फिर लिखना, ठीक है। तो ये क्या है, क्रमिक विकास का सिद्धांत है, क्रम के अनुसार चलता है। ऐसा नहीं कि पहले वो लिखना सीख लेगा और उसके बाद वो सुनना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसे आप याद रखिएगा, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, जितने भी उसके रूप है, जैसे कि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास, ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ये एक कथन आपने बहुत बार सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क की वास होती है। यानी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो इससे आपका मस्तिष्क भी क्या होगा, स्वस्थ होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास का सिद्धांत है वो परस्पर शारीरिक और मानसिक एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते हैं। अगला है निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रियाएं जो है वो निरंतर चलते रहती है। व्यक्ति में हमेशा कोई परिवर्तन होते रहता है। जो उसका परिवर्तन है वो आकस्मिक नहीं है, अचानक नहीं है। तो ये क्या है, निरंतर जो है वो चलते रहता है। तो इसे हम लोग कहते हैं विकास का निरंतरता का सिद्धांत। ये जो है वो गर्भ धारण से लेके गर्भ के समय से मृत्यु तक चलते रहता है, ठीक है। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, पहले पूरे अंग को, फिर उस अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे सबसे पहले बालक जो है वो अपने हाथ का उपयोग करेगा और हाथ के उपयोग करने के बाद फिर हाथ की अंगुलियों को यूज करेगा और फिर उन दोनों को एक साथ यूज करेगा। तो इस तरीके से इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगला है हमारा वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास न केवल उसके वंशानुक्रम के कारण डिपेंड करता है बल्कि उसके वातावरण, दोनों की अंतःक्रिया पे डिपेंड करता है। वंशानुक्रम आप समझते हैं जो हमारे माता पिता से आता है, और वातावरण मतलब जिस हमारे सराउंडिंग जिसमें हम लोग रहते हैं। तो इन दोनों क्रियाओं पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं वंशानुक्रम का वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। और अगला हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि एक ही आयु के 2 बालक या बालिकाओं में विकास जो होता है वो अलग होता है। जैसे कि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास
एक ही वर्ग में अगर मान लीजिए दो बालक हैं, 5-5 वर्ष के दोनों के हैं, तो दोनों में कई तरीके का या तो उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास दोनों में क्या होगा, अलग होगा। बहुत कम चांस है कि सेम होगा, इसीलिए इसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। और अगला हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान सिद्धांत का तात्पर्य है कि सभी बालकों में शारीरिक, मानसिक और भाषाई संवेगात्मक जो विकास होते हैं वो एक समान रूप से होता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि अगर उसे खान पान सही तरीके से मिल रहा है तो उनकी जो बॉडी या शरीर का जो ग्रोथ होगा, शारीरिक विकास जो होगा वो सब एक जैसा होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। और नेक्स्ट हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। मतलब बालक जो है वो सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है और फिर धीरे धीरे वह विशिष्ट मतलब कुछ खास तरीके का काम करना शुरू करता है। आइए हम लोग इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। तो सबसे पहला है वर्गीकरण में गर्भावस्था। गर्भावस्था कब से कब होता है, मतलब जितनी भी अवस्थाएं आप अभी पढ़ेंगे, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सबका आप अवधि जो टाइम पीरियड है उसे आप जरूर याद कर लें। तो गर्भावस्था जो है वो गर्भ धारण करने से समय से ये जन्म तक का समय होता है। इसे हम 3 पार्ट में देखते हैं, एक बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। बीजावस्था 2 सप्ताह के समय को बीजावस्था कहते हैं और 2 सप्ताह से 2 मंथ के टाइम पीरियड को भ्रूणावस्था कहा जाता है और 2 मंथ से जन्म के समय तक की अवस्था को गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहा जाता है। इसके अलावा जो शैशव अवस्था है वो जन्म से 6 वर्ष तक, कई बार आपको 6 की जगह 5 भी ऑप्शन में दिखेगा तो वो भी सही होता है। तो शैशव अवस्था कब से कब तक रहेगा, जन्म से 6 वर्ष तक। इसे भी 3 पार्ट में देखेंगे, पूर्व शैशवावस्था, मध्य शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक, मध्य शैशवावस्था 2 से 4 वर्ष तक और उत्तर शैशवावस्था 4 से 6 वर्ष तक होता है। अगला है आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक की उम्र को बोला जाता है। इसमें हम लोग फिर 3 पार्ट देखेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 6 से 8 वर्ष तक होता है, मध्य बाल्यावस्था जो है 8 से 10 वर्ष तक होता है और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष तक। लास्ट है आपका किशोरावस्था। ये 12 से 18 वर्ष के उम्र के समय को किशोरावस्था बोला जाता है। इसे भी 3 पार्ट में, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 12 से 14, मध्य किशोरावस्था 14 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष तक के बोला जाता है। तो ये जो इसका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, और इसमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है इसे आप एकदम याद करके जाइएगा एग्जाम में। इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किशोरावस्था की समय अवधि होती है और नीचे 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था, किशोर, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती है, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जिसे पूछा जाता है कि जीवन का अनोखा या कठिन काल किस समय को कहा जाता है। ऑप्शन दे दिया जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इसमें से कोई नहीं। तो इस तरीके का सारे जो अवस्थाएं होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, किस अवस्था में किस चीज़ का विकास होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।